हेलो एवरीवन। आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं ऑडिट ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। तो स्टार्ट करते हैं। अब ये ऑडिट का प्रोविजंस क्या है, ऑडिट कैसे करते हैं, उसको समझने से पहले स्टूडेंट समझिएगा कि चैरिटेबल का मतलब क्या होता है। अब चैरिटेबल क्या है? चैरिटेबल पर्पस जो हमारा डिफाइन किया गया है वो है इनकम टैक्स के सेक्शन 2 क्लॉज 15 में। अब उसमें क्या क्या एक्टिविटीज कवर की गई हैं, तो उसमें देखिए रिलीफ ऑफ द पुअर, एजुकेशन या फिर इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करने के लिए आप जो भी एक्टिविटीज करते हैं, मेडिकल रिलीफ की जो एक्टिविटीज होती है, ये सारे बेसिकली जो काम होते हैं, जो एक्टिविटीज होते हैं, उसको इनकम टैक्स एक्ट ने डिसाइड वो डिफाइन किया है एज चैरिटेबल पर्पस। तो अभी आप समझ गए स्टूडेंट्स कि चैरिटेबल का मतलब क्या होता है। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं कि अब ऑडिटर ऑडिट के दौरान क्या क्या चीजें ध्यान रखेगा इन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के। तो सबसे पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स हमारा जनरल पॉइंट्स। जनरल पॉइंट्स में क्या क्या देखेंगे, उसके उसके अलावा है हमारा इनकम में या रेवेन्यू कैसा है, उस इंस्टीट्यूशन के रेवेन्यू सोर्स क्या है, और उस इंस्टीट्यूशन के एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं। ये सारी चीज हम इसमें ऑडिट में कवर करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, लेकिन क्या पॉइंट्स आपको कवर करने हैं, कैसे इनकम है, कैसे एक्सपेंडिचर है, ये सब चीजें समझने से पहले स्टूडेंट्स हमें समझना पड़ेगा कि उस इंस्टीट्यूशन का लीगल फॉर्म क्या है। लीगल फॉर्म एज सच कि वो किस तरीके से रजिस्टर हुई है, किस एक्ट में वो रजिस्टर हुई है। तो ये कहलाएगा हमारा लीगल फॉर्म या कॉन्स्टिट्यूशन क्या है उस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस का। तो देखिए, तीन तरीके से वो रजिस्टर हो सकती है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। फर्स्ट इज एज ट्रस्ट, दूसरा सोसाइटीज की तरह, और तीसरा सेक्शन 8 कंपनी एनपीओ यानी नॉन प्रॉफिट कंपनी की तरह। तो अगर इन तीनों का क्या फर्क रहेगा स्टूडेंट्स, तो ये तीन अलग अलग तरीके हैं चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को रजिस्टर करने के लिए। तो ऑडिटर इसमें ये देखेगा कि अगर वो ट्रस्ट की तरह रजिस्टर हुई है तो उसके ऊपर ट्रस्ट एक्ट लागू हो जाएगा, और सोसाइटी की तरह हुई है तो सोसाइटीज एक्ट एप्लीकेबल होगा, और सेक्शन 8 कंपनी की तरह हुई है स्टूडेंट तो कंपनीज एक्ट की प्रोविजन इसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। अब जैसे भी हो, इन तीनों में से जो भी तरीके से वो रजिस्टर हुई हो, इसके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट तो लगना ही है, इनकम टैक्स एक्ट इसके ऊपर अप्लाई होगा। और एक दूसरा एक्ट और आपको ध्यान रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, दैट इज द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। अब ये वाला एक्ट कब एप्लीकेबल होगा समझिएगा, जैसा कि नाम से क्लियर है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन, यानी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के पास अगर कंट्रीब्यूशन आउट ऑफ द कंट्री यानी फॉरेन से आ रहा है, तब हम इस वाले एक्ट के भी प्रोविजंस देखेंगे। इज इट क्लियर? अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। ये तो हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बात। अब देखिए जनरल पॉइंट, सबसे पहले हमने देखा था जनरल पॉइंट्स, उसके बाद रेवेन्यू, उसके बाद एक्सपेंडिचर। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अब हमारा फर्स्ट पॉइंट से। जनरल पॉइंट्स में ऑडिटर क्या क्या देखेगा, तो सबसे पहले वो देखेगा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। अभी हमने देखा कि ट्रस्ट की तरह है, सोसाइटी की तरह है, या फिर सेक्शन 8 कंपनी की तरह है, तो वो किस तरीके से रजिस्टर हुई है वो उसका कॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा। क्यों देखेगा स्टूडेंट्स? वो इसलिए देखेगा कि अगर जिस भी तरीके से हुई है, उस पर्टिकुलर फॉर्म के लॉ जो है, उनके जो प्रोविजंस है वो उसके ऊपर अप्लाई होंगे। अब देखिए, वेरीफाई वेदर द इंस्टीट्यूशन इज बीइंग मैनेज्ड इन दी मैनर कंटेम्पलेटेड बाय द लॉ, यानी अगर वो ट्रस्ट की तरह रजिस्टर हुई है तो ट्रस्ट के जो प्रोविजंस है वो फॉलो कर रही है क्या, सोसाइटी है तो सोसाइटी के बायलॉज फॉलो कर रही है क्या, रेगुलेशंस फॉलो कर रही है। अगर कंपनी की सेक्शन 8 कंपनीज की तरह रजिस्टर है तो कंपनीज एक्ट के प्रोविजन जो बताए गए हैं लॉ में वो फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है। अब है थर्ड पॉइंट हमारा, एग्जामिनिंग द सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक। इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनल चेक क्या होता है स्टूडेंट्स? दिस इज नॉट द वर्ड इंटरनल कंट्रोल, ये इंटरनल चेक की बात हो रही है। इंटरनल चेक इज बेसिकली वर्क ऑफ वन पर्सन इज बीइंग क्रॉस चेक्ड बाय द अनदर पर्सन, यानी इनिशिएट कोई एक पर्सन करेगा, उसको अप्रूव कोई दूसरा पर्सन करेगा, और फाइनलाइज कोई तीसरा पर्सन करेगा। तो ये ऑडिटर को ऑडिट में सबसे पहले इसमें जनरल पॉइंट्स में वो देखेगा कि सिस्टम है क्या, उसी के अकॉर्डिंग वो आगे रिलाई कर पाएगा उस प्रोसेस को। तो स्पेशली एज रिगार्ड टू अकाउंटिंग ऑफ अमाउंट कलेक्टेड, यानी जो भी इसमें डोनेशन का, सब्सक्रिप्शन का कोई भी अमाउंट आ रहा है, तो वो ले कौन रहा है, उसको रख कौन रहा है, उसकी अकाउंटिंग कौन कर रहा है, तो ये इसका प्रोसेस क्या है वो ऑडिटर ये चेक करेगा। अब इसमें फोर्थ पॉइंट है, वेरीफाइंग इन डिटेल द इनकम एंड कंफर्मिंग द अमाउंट रिसीव्ड हैज बीन डिपॉजिटेड, यानी जो भी सब्सक्रिप्शन का, डोनेशन का अमाउंट आ रहा है, वो डायरेक्टली अगर कैश में आ रहा है तो वो बैंक में रेगुलरली डिपॉजिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी ये इससे क्या पता चलेगा स्टूडेंट्स कि ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अगर कैश में पड़ा रहेगा तो वो उसको कोई एम्बेजलमेंट हो रहा है, और इससे बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट करने से क्या उसकी अकाउंटिंग भी क्लियर होगी कि इतना अमाउंट आया था, इतना बैंक में चला गया, इतना आगे एक्सपेंडिचर के लिए यूज हो रहा है। तो ये इस चीज के लिए ऑडिटर उसको देखेगा। और इसमें है लास्ट पॉइंट जनरल पॉइंट्स में, एग्जामिनिंग द ट्रस्ट डीड। अगर जैसे हमने पिछली साइड में पढ़ा
कि अगर ट्रस्ट की तरह रजिस्टर है तो उसकी ट्रस्ट डीड देखेंगे। ट्रस्ट डीड में क्या होगा, जैसे सेम पार्टनरशिप डीड आपने एलएलपी का एग्रीमेंट में पढ़ा होगा कि उनके आपस के जो भी वर्किंग है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो वो सारी ट्रस्ट डीड से उसको पता चलेगी। और अगर सोसाइटीज की तरह है तो उसके बायलॉज देखेगा और अदर रेगुलेशंस देखेगा। और कंपनी सेक्शन 8 कंपनीज हैं तो उसके अकॉर्डिंग उनकी क्या क्या रेगुलेशंस है वो चेक करेंगे। तो ये हो गया हमारा पहला जनरल पॉइंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं कि उसके इनकम और रेवेन्यू के अंदर क्या क्या ऑडिटर चेक करेगा। तो इनकम और रेवेन्यू में देखिए स्टूडेंट्स, वो सबसे पहले चेक करेगा सब्सक्रिप्शंस और डोनेशंस क्या क्या हैं, कैसे कैसे सब्सक्रिप्शंस आ रहे हैं, डोनेशंस कैसे आ रहे हैं, उसके यूटिलाइज कैसे हो रहे हैं। अब देखिएगा, समझिएगा। सब्सक्रिप्शन में सबसे पहले दो तरीके से होते हैं, एनुअल सब्सक्रिप्शन यानी जो हर साल में लिए जाते हैं, और दूसरा है लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन यानी पूरी लाइफ में आप एक बार दे दो, वो होता है लाइफ टाइम। अब इसमें ऑडिटर का क्या काम है स्टूडेंट्स, समझिएगा। ऑडिटर इसमें क्या करेगा, उसमें देखिएगा कि कुछ चेंजेस हुए हैं क्या उसमें। फॉर एग्जाम्पल, पहले एनुअल सब्सक्रिप्शन का अमाउंट 5,000 था तो 5,000 लेके उसकी एंट्री हो रही थी। तो अब ऐसा तो नहीं है उसको उस अमाउंट को 5,000 से कुछ बढ़ा के 10,000 8,000 इस तरीके से कुछ किया हो। तो क्या कुछ चेंज है क्या, वो चेंजेस फॉलो हो रहे हैं क्या अकाउंटिंग में भी, तो वो चीज वो देखेगा ऑडिटर। अब सेकंड पॉइंट देखिए। अब ये सेकंड पॉइंट पे ही 6 पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स। किस पे है, ऑफिशियल रिसीट, यानी जो भी आप सब्सक्रिप्शन डोनेशन जो भी ले रहे हो उसके ऊपर ऑडिटर क्या चेक करेगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो ये दिखेगा कि जो भी उसकी रिसीट बुक होती है, रिसीट बुक ऐसे, आप जब भी कोई डोनेशन लेते हो, सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो उसके अगेंस्ट में आप उस डोनर को कुछ रिसीट दोगे उसके प्रूफ की तरह कि भाई हाँ आपने डोनेट किया है। तो उसके वो रिगार्ड में है ये वाला पॉइंट, ऑफिशियल रिसीट्स किस तरीके से इशू की जा रही है। तो ऑडिटर इसको क्या चेक करेगा इसमें। अब देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट है confirming that adequate control is imposed over unused receipt book। यानी फॉर एग्जाम्पल 100 लीव की कोई अपने पास रिसीट बुक थी, उसमें से 80 ही यूज हुई है, जो 20 रिमेनिंग बची है तो उसको कैसे, उसको लॉकर में रखा गया है कि नहीं रखा गया है, ऑथोराइज पर्सन के पास है कि नहीं है। तो अनयूज्ड जो है रिसीट बुक, उसको उसके ऊपर कंट्रोल क्या है, ताकि उसका कुछ अनऑथराइज यूज ना हो, उस पर्पज के लिए ऑडिटर चेक करेगा। सेकंड पॉइंट ऑडिटर चेक करेगा ऑब्टेनिंग ऑल द रिसीट बुक्स, यानी जितनी भी उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड की जिसके लिए हम ऑडिट कर रहे हैं उससे रिलेटेड जितनी भी इन्होंने रिसीट बुक यूज की हुई है वो सारी की सारी लेनी है। क्यों लेनी है, ताकि जितनी भी रिसीट बुक उन्होंने इशू की है तो उसके अंदर उन्होंने डोनेशन लिए होंगे तो वो सारे अकाउंट फॉर हुए भी हैं कि नहीं हुए हैं। तो वो रिसीट बुक से ही तो ऑडिटर चेक करेगा। तीसरा है टेस्ट चेकिंग द काउंटर फॉइल्स। काउंटर फॉइल्स क्या होता है, कार्बन कॉपी ऑफ द रिसीट, यानी जो भी कार्बन कॉपी उस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के पास है, क्योंकि ओरिजिनल कॉपी तो वो डोनर को दे देगा। तो बाकी जो कार्बन कॉपी इनके पास रखी हुई है वो चेक करेगा वो उसके पास ऑडिटर, कि वो कैश बुक से प्रॉपर टैली हो रही है कि नहीं हो रही है। यानी हमारी जो रसीद कटी है, हमने जो डोनेशन लिया है उसकी जो रसीद है वर्सेज जो एक्चुअल कैश बुक में अमाउंट रिकॉर्ड हुआ है, वो प्रॉपर टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके लिए वो टेस्ट चेक करेगा। टेस्ट चेक मतलब सैम्पलिंग बेसिस पे कुछ कुछ देख लेगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनी कैंसिल्ड रिसीट बीइंग स्पेशली लुक्ड इनटू। फॉर एग्जांपल, एक 50th नंबर की एक रिसीट थी, वो पहले उन्होंने काटी तो थी लेकिन बाद में उन्होंने कैंसिल बता दिया। कैंसिल मतलब अब डोनेशन नहीं रिसीव हुआ। तो ऑडिटर उसके अगेंस्ट में इंक्वायरी करेगा कि भाई ऐसा क्यों हुआ है। बस ये आपको ध्यान रखना है इसमें। अब देखिए, इसको ये कीवर्ड्स में मैंने डाल दिया है कि इसको किस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ऑब्टेनिंग ऑल दी, सबसे पहले ऑडिटर क्या करेगा, सारी की सारी रिसीट बुक ले लेगा उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड की। उसके बाद उसको टेस्ट चेक यानी सैम्पलिंग बेसिस पे चेक कर लेगा कि सारी की सारी कैश बुक में रिकॉर्ड हुई है कि नहीं। और जितनी भी बची हुई हैं वो प्रॉपरली उसको उसके ऊपर कंट्रोल क्या है, प्रॉपरली ऑथोराइजली वो कैप्ट की हुई है कि नहीं की हुई है। ठीक है, अब देखिए तो 3 पॉइंट हुए, 6 पॉइंट यानी तीन और पढ़ने हैं हमें इसके ऑफिशियल रिसीट के रिगार्डिंग ही। तो ऑब्टेनिंग द प्रिंटेड लिस्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन, यानी अगर कोई लिस्ट बनी हुई है सब्सक्रिप्शन डोनेशन की, जैसे लिस्ट होती है ना कि इतने इतने मिले हैं, इस पर्सन से मिले हैं, इतना अमाउंट है, इस डेट में मिला है, तो वो एक लिस्ट ले लेगा और देखेगा कि वो प्रॉपरली अकाउंट्स में सारे के सारे शो हुए हुए हैं कि नहीं हुए। उसके अलावा इंटरनल चेक, फिफ्थ पॉइंट है इंटरनल चेक। रिगार्डिंग द इंटरनल चेक, मैंने अभी बताया कि एक पर्सन का काम दूसरा पर्सन चेक कर रहा है, वो उस तरीके से ही प्रोसेस बना हुआ होता है कि ऑटोमेटिकली वो प्रोसेस क्रॉस चेक होता रहता है। तो इंटरनल चेक रिगार्डिंग, अब ऑडिटर को यहाँ पे चेक करना है सब्सक्रिप्शन और डोनेशन जो भी मिल रहे हैं, मनी रिसीव फ्रॉम, अब देखिएगा किस किस सोर्स से मिल रही है। बॉक्स कलेक्शन, यानी आपने देखा होगा कि पर्टिकुलर पब्लिक प्लेसेस पे, शॉप्स पे कुछ एक दान पात्र जैसे दान पेटी पड़ी हुई होती है, वो बॉक्स कलेक्शन होते हैं। फ्लैग डे, अब फ्लैग डे क्या होता है कि पर्टिकुलर डे पे
एक स्ट्रीट्स में जाके या अलग अलग लोगों के पास जाके जो चैरिटी कलेक्ट की जाती है, और उसको एज अ टोकन उनको कुछ बैचेस दिए जाते हैं एज ए प्रूफ ऑफ देयर डोनेशन, तो वो बेसिकली फ्लैग डेज के अंदर आ जाता है। तीसरा वो क्या हो गया कि अमाउंट रिसीव फ्रॉम रिप्रेजेंटेटिव्स। रिप्रेजेंटेटिव्स एज इफ मैंने बताया किसी शॉप्स पे आपने दान पेटी रख दी है कि भाई आप इसमें चैरिटी, एज फॉर दी चैरिटी आप इसमें अमाउंट कुछ डाल सकते हैं, तो वो जो शॉप के ओनर्स हो गए वो रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए। तो अब देखिए स्टूडेंट्स में ऑडिटर का क्या काम है, ऑडिटर देखेगा इस पूरे प्रोसेस पे, बॉक्स कलेक्शन में, फ्लैग डे एक्टिविटीज में, और जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके पास से जो भी कलेक्शन आ रहा है उसके ऊपर इंटरनल चेक कैसे हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, बाय पेइंग स्पेशल अटेंशन टू द सिस्टम ऑफ कंट्रोल एक्सरसाइज ओवर द कलेक्शन। यानी जितने शॉप ओनर्स के पास हमने वो रखा था बॉक्स कलेक्शन के लिए, चैरिटी के अमाउंट के लिए, वर्सेस कितना आया, फिर कितना अकाउंट फॉर हुआ, तो इन सारे प्रोसेस के ऊपर कैसे इंटरनल चेक हो रहा है वो ऑडिटर इसमें देखेगा। अब देखिए सिक्स्थ पॉइंट ऑफ द ऑफिशियल रिसीट, वेरीफाइंग द टोटल सब्सक्रिप्शन एंड डोनेशन रिसीव्ड विथ एनी फिगर्स पब्लिश्ड। अब देखिए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के कुछ स्मारिका, कुछ पत्रिका, उनकी कुछ रिपोर्ट्स निकलती रहती हैं कि भाई इतना डोनेशन हमें इससे मिला है, हमने उनको यहाँ यहाँ पे यूटिलाइज किया है। तो ऑडिटर क्या करेगा, अकाउंट्स में जितने हुए तो हुए, इसके अलावा वो कुछ अदर सोर्सेज से भी ऑडिट एविडेंस लेने की कोशिश करेगा कि एक्चुअल में कितने सब्सक्रिप्शन डोनेशन आए थे। अब वो उसको क्रॉस चेक करेगा कि वर्सेस कितना अकाउंट में आया है, तो इन सब के लिए वो अदर रिपोर्ट्स भी चेक करेगा। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया था ऑफिशियल रिसीट के रिगार्डिंग। हमारा ये क्लियर हो चुका है पॉइंट सब्सक्रिप्शन और डोनेशन के रिगार्डिंग ऑडिटर क्या क्या चेक करेगा। अब दूसरा फॉर्म होता है इसका रेवेन्यू का चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के लिए, वो है लेगेसीज। लेगेसीज क्या होती है, बाय वे ऑफ विल, यानी वसीयत, यानी जो कोई डिसीज्ड पर्सन अपनी मरने से पहले जैसे कुछ बोल के जाते हैं ना कि भाई हमारे मरने के बाद हमारी प्रॉपर्टी या हमारी जो भी असेट्स हैं वो इस पर्पस के लिए यूज कीजिएगा, इस जगह चैरिटी के लिए दीजिएगा, तो वो लेगेसीज है। तो अब ऑडिटर इसमें चेक करेगा वेरीफाइंग द अमाउंट रिसीव्ड बाय रेफरेंस कॉरेस्पॉन्डेंस विद द फिगर्स एंड अदर अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। यानी जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन है कि भाई बाय विल इस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के पास कितना अमाउंट या कितनी प्रॉपर्टीज आई हैं, वो प्रॉपरली अकाउंट फॉर हुई है कि नहीं हुई है, तो ये हो गया लेगेसीज का पॉइंट। अब ग्रांट, ग्रांट क्या होता है स्टूडेंट्स, ग्रांट इज बेसिकली फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी चाहे गवर्नमेंट के थ्रू आई हो चाहे प्राइवेट सोर्स के थ्रू आई हो, तो ग्रांट ग्रांट जो है वो उसका इनकम का, रेवेन्यू का सोर्स है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का। अब इसमें ऑडिटर क्या चेक करेगा कि वो मिनट्स बुक से, मिनट्स बुक्स यानी समरी ऑफ ऑल दी मीटिंग्स, यानी उस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की जो मिनट बुक्स हो रही है कुछ भी, तो वहां पे जैसे बताते हैं कि भाई आपस में डिस्कस करते हैं यहाँ यहाँ से फाइनेंशियल असिस्टेंस इसको चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को मिली है, तो ऑडिटर ये देखेगा उस मिनट बुक्स में अगर कोई ऐसी बात हुई है वर्सेस अकाउंट्स में उन्होंने बुक किया है कि नहीं बुक किया है, तो वो सब चीजें वो चेक करेगा। obtaining a certificate from the responsible official, यानी जिस बंदे ने दिया है या जो रिस्पॉन्सिबल है इस एक्टिविटी के लिए, तो उससे वो सर्टिफिकेट लेगा कि हाँ भी 2 लाख की अगर ग्रांट आई थी तो 2 लाख इन्होंने रिसीव कर लिए हैं, अकाउंट फॉर हो गए हैं, और अगर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो आई थी तो वो पर्पस भी उसमें लिखा हुआ होना चाहिए, तो उससे वो एक रिटन में सर्टिफिकेट ले लेंगे। अब देखिए इन्वेस्टमेंट इनकम, हमने सब्सक्रिप्शन पढ़ा, डोनेशन पढ़ा, लेगेसीज पढ़ा, ग्रांट पढ़ा, ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं, इनकम और रेवेन्यू सोर्सेज ऑफ द चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। अब इसमें है नेक्स्ट इनकम सोर्स है इसका इन्वेस्टमेंट इनकम। अब इसमें क्या ऑडिटर चेक करेगा, अमाउंट रिसीव्ड विद द डिविडेंड एंड इंटरेस्ट काउंटर फॉइल, काउंटर फॉइल वही उसकी रिसीट अगर कुछ है तो उससे वो चेक करेगा कि सारा का सारा अमाउंट इन्होंने अकाउंट फॉर किया है कि नहीं किया है। अब इसमें कैलकुलेशन ऑफ द इंटरेस्ट, अब यहाँ पे वो क्या करेगा, चेकिंग द कैलकुलेशन, यानी वो रिकैलकुलेट करके देखेगा, ऑडिट प्रोसीजर अपनाएगा रिकैलकुलेशन का, कि जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने 8% पे है, 7% पे अगर कुछ उन्होंने एफडीज कराई हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट करवाए हैं जिसपे फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है, फ्लक्चुएट नहीं है, तो अगर 7% लिखा हुआ है तो 7% प्रॉपरली उन्होंने अकाउंट फॉर किया है कि नहीं किया है। थर्ड पॉइंट देखिए इंपॉर्टेंट है, चेकिंग दैट द अप्रोप्रिएट डिविडेंड हैज बीन रिसीव्ड वेयर एनी इन्वेस्टमेंट हैज बीन सोल्ड एज एक्स डिविडेंड और परचेज एज कम डिविडेंड। अब इसका मतलब क्या है, ये आपके AS 13, AS 13 आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है उसमें आप, इसमें आपने पढ़ा होगा या आप पढ़ेंगे, मैं आपको ब्रीफ में समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं शेयर्स में, अब उस पे डिविडेंड डिक्लेयर होने वाला है। अब डिविडेंड डिक्लेरेशन के साथ ही आपने एक टर्म पढ़ा होगा रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट इज बेसिकली द डेट जिस डेट पे आपके पास अगर शेयर्स होंगे आपकी डीमैट अकाउंट में तो आपको डिविडेंड के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। तो फॉर एग्जाम्पल 15 तारीख इज द रिकॉर्ड डेट।
अब अगर 15 तारीख पे आपके अकाउंट में वो शेयर, आपके डीमैट अकाउंट में वो शेयर्स होंगे तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा। अब समझिएगा, परचेज कम डिविडेंड, यानी डिविडेंड के साथ आपको इन्वेस्टमेंट मिला है। यानी फॉर एग्जाम्पल, आपने 15 तारीख रिकॉर्ड डेट थी, आपने 13 तारीख को ही शेयर्स परचेज कर लिए हैं। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने शेयर वो 13th को ही परचेज कर लिए हैं, तो 15 तारीख के पास तो उनके पास शेयर्स होंगे, यानी जो डिविडेंड बाद में मिलेगा तो उसके लिए वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एलिजिबल होगा। तो ये हो गया परचेज कम डिविडेंड, यानी वो जो इन्वेस्टमेंट चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन परचेज किया है उसके साथ उसको डिविडेंड का अमाउंट भी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि उस रिकॉर्ड डेट से पहले उसने परचेज कर लिया था और रिकॉर्ड डेट पे उसके पास वो इन्वेस्टमेंट थे, तो वो परचेज के उसके कम डिविडेंड कहलाएगी। अब दूसरा होता है सोल्ड एक्स डिविडेंड। अब इसी एग्जांपल को आप सेल्स के अकॉर्डिंग देखिए। अगर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने 13 को सेल कर दिया वो इन्वेस्टमेंट, तो 15 को रिकॉर्ड डेट जो थी उस डेट पे उसके पास वो इन्वेस्टमेंट नहीं थे, यानी इन फ्यूचर जब भी वो डिविडेंड मिलेगा उस वो उस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन उस डिविडेंड के लिए एलिजिबल नहीं होगी, यानी वो उसको नहीं मिलेगा। क्योंकि रिकॉर्ड डेट थी 15, उन्होंने सेल कर दी उस 15 तारीख के पहले ही 13 को, यानी वो जो उनकी जो सोल्ड हुई इन्वेस्टमेंट वो कहलाएगी एक्स डिविडेंड, यानी एक्सक्लूडिंग द डिविडेंड अमाउंट। इज इट क्लियर? बाकी डिटेल में आप AS 13 से कवर कर सकते हैं इसको। तो ऑडिटर ये क्यों देखेगा स्टूडेंट कि ये जो सोल्ड एक्स डिविडेंड है, परचेज कम डिविडेंड है, तो इसकी जो भी उन्होंने अकाउंटिंग की है वो AS 13 के अकॉर्डिंग की है कि नहीं की है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देखिएगा इसमें। अब फोर्थ पॉइंट है कंपेयरिंग द अमाउंट ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड विद द शेड्यूल ऑफ इन्वेस्टमेंट। यानी इसमें जो भी अलग अलग अगर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस ने इन्वेस्टमेंट के कुछ रजिस्टर वगैरह बनाए हुए हैं, उसमें कुछ शेड्यूल मेंटेन किया हुआ है, तो उसको क्रॉस चेक करेगा कि जो भी अमाउंट उसमें रिसीव हुआ है वो प्रॉपरली अकाउंट फॉर हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो इंक्वायरी करेगा। ठीक है, ये हो गया इन्वेस्टमेंट का पॉइंट। अब देखिए सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, लेगेसीज, ग्रांट्स, इन्वेस्टमेंट। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है इसकी रेवेन्यू सोर्स रेंट का। यानी अगर कुछ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं तो उन्होंने अगर वो रेंट पे लगाई हुई हैं तो उसमें रेंट का इनकम वो ऑडिटर चेक करेगा। तो एग्जामिनिंग दी रेंट रोल, रेंट रोल मतलब रेंट रजिस्टर, जो ऑडिटर देखेगा कि कितनी प्रॉपर्टीज हैं, कितनी इन्होंने रेंट पे दे रखी हैं, कितना अमाउंट है, ड्यू डेट्स क्या है उनकी, किस किस को दे रखी है, कुछ चेंजेस हुआ है क्या, रेंट एग्रीमेंट से चेक करेगा। पहले 10,000 रेंट आता था, अब रीन्यू करने के बाद 15,000 आ रहा है। तो बेसिकली ये इसमें पॉइंट्स चेक करने के हैं। इंस्पेक्टिंग दी, इंस्पेक्शन यानी देखना, टेनेंसी एग्रीमेंट यानी वही रेंट एग्रीमेंट देखेगा, अमाउंट का रेंट कितना था और उनकी ड्यू डेट्स क्या थी वो चेक करेगा। वाउचिंग दी रेंट ऑन दी रेंट रोल फॉर दी काउंटर फॉइल्स, वही रसीद, रसीद बुक देखेगा उसकी। चेकिंग दी टोटल्स ऑफ द कैश बुक, यानी जितना आना था उतना आ गया वर्सेस रिकॉर्ड कितना हुआ है। अब देखिए स्पेशल फंक्शन, स्पेशल फंक्शन एज इफ जैसे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है तो अपने इनकम सोर्स को बढ़ाने के लिए टाइम टू टाइम कुछ कॉन्सर्ट, कुछ अदर एक्टिविटीज करती रहती हैं टू गेट दी चैरिटी, यानी अमाउंट कुछ लेने के लिए। अब वो कैसे हो सकता है, कॉन्सर्ट्स होते हैं, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस हो सकती है, ताकि उनको कुछ चैरिटी मिल सके। तो वाउचिंग, अब इसमें ऑडिटर का क्या काम रहेगा, वो ग्रॉस रिसीट्स देखेगा, यानी कितनी रसीद इन्होंने, जैसे कुछ प्रोग्राम हो रहा है तो उसके ऊपर ऑब्वियसली ऑब्वियसली कुछ टिकट्स वगैरह भी इशू हुई होंगी, तो उन टिकट सोल्ड से कितना उनको रिसीट्स मिला है, कितना उस प्रोग्राम को मैनेज करने में खर्चा गया है, वो सारी चीजें ऑडिटर देखेगा। और उसके रिलेटेड जितने भी वाउचर होंगे, कैश स्टेटमेंट होंगे, वो चेक करेगा। और अगर कुछ ऐसा इन इवेंट्स में, इन फंक्शंस में कुछ ऐसा क्लॉज है कि आपको भी रिटर्न हो जाएगा अमाउंट, तो जितनी भी प्रोसीड्स आई है माइनस वो रिटर्न का यानी रिफंड का अमाउंट हटा के टोटल कैसे अकाउंटिंग हुई है वो ऑडिटर इसमें चेक करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा स्पेशल फंक्शन वाले पॉइंट में। अब है इसमें रेवेन्यू में और इनकम में हमारा लास्ट पॉइंट है इनकम टैक्स रिफंड। अब देखिए स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स रिफंड क्या होता है, इसके लिए आपको एक टर्म आपने ऑडिट में डायरेक्ट टैक्स में पढ़ी हुई होगी, यहाँ पढ़ेंगे कि TDS क्या होता है। देखिए TDS इज बेसिकली टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी सोर्स पे। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी बैंक की FD पे 50,000 का इंटरेस्ट आना था, तो बैंक क्या करेगा, उस 50,000 की इंटरेस्ट को आपको देने से पहले उसी इंटरेस्ट की इनकम पे एट सोर्स, यानी उसी इंटरेस्ट के सोर्स पे ही आपको टैक्स डिडक्ट करके, फॉर एग्जांपल अगर 10% रेट है तो 10% डिडक्ट करके रिमेनिंग अमाउंट आपको वो देगा। तो ये हो गया उसके सोर्स पे ही, यानी इनकम के सोर्स पे ही टैक्स डिडक्ट कर देना। तो अब क्या होता है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस जिस भी लॉ के अकॉर्डिंग है, अगर वो कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करती हैं तो एग्जिम्प्ट हो जाती हैं टैक्स के पेमेंट से।
तो अब अगर वो एग्जिम्ट हो गई तो उनका जो टैक्स तो पहले से ही सोर्स पे ही कट चुका था, तो वो तो उनको रिफंड मिलना चाहिए ना। तो बस उसी के रिगार्डिंग ये पॉइंट है। अब आप ध्यान से समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। वेयर द इनकम टैक्स हैज बीन डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इनकम, इट शुड बी सीन दैट रिफंड, यानी उसका रिफंड तो आएगा ना ऑब्वियसली, क्योंकि वो फाइनल डेस्टिनेशन पे तो एग्जाम्प्ट है वो, अगर वो कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया फॉलो कर देती है। तो ऑडिटर क्या चेक करेगा, आप देखिए, इनकम टैक्स रिफंड विद द कॉरेस्पॉन्डेंस विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, यानी इनकम टैक्स की साइट होती है, तो उसके ऊपर वो ऑनलाइन जाके चेक करेगा कि वो प्रॉपरली इनकम टैक्स रिफंड के लिए उन्होंने फाइल किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। और कैलकुलेशन, यानी कितना रिफंड आना चाहिए था वर्सेस कितना रिफंड आया है, तो वो सारी इंक्वायरी वो उसमें चेक करेगा और कैलकुलेशन करेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट पॉइंट है हमारा इनकम का। हमने जनरल पॉइंट्स पढ़ लिए, हमने इनकम पढ़ ली। इनकम और रेवेन्यू में सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, ग्रांट्स, लेगेसीज, इन्वेस्टमेंट इनकम, रेंट से जितनी भी इनकम आ सकती है, टीडीएस यानी इनकम टैक्स रिफंड जो भी उन्होंने क्लेम किया है। अब हम पढ़ रहे हैं लास्ट पॉइंट इन दी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस ऑडिट, कि एक्सपेंडिचर यानी खर्चे जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन करेगी उसको कैसे चेक करेंगे। अब देखिए, वाउचिंग दी पेमेंट, यानी जो हमने ग्रांट पढ़ी थी, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर कुछ ग्रांट स्पेशल पर्पस के लिए आई है, जैसे फाइनेंशियल असिस्टेंस तो किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की से मिली थी, कि आपके हम ये जो दे रहे हैं अमाउंट ग्रांट का, आपको ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही, फॉर एग्जाम्पल आपको ये इसमें एक बिल्डिंग बनवानी है, या इनको इस प्रॉपर इवेंट में ही आपको यूटिलाइज करना है, कुछ स्पेशल कंडीशन उसके साथ जोड़ दी, तो ऑडिटर ये चेक करेगा अगर ऐसा है तो पेड ओनली फॉर ए चैरिटेबल पर्पस या पर्पस फॉलिंग विद इन दी पुरव्यू ऑफ दी ऑब्जेक्ट्स, यानी जो उस चैरिटेबल पर्पस का, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का जो पर्पस था उसी ऑब्जेक्ट के लिए, उसी पर्पस के लिए वो यूज हुई है कि नहीं हुई है। और ये जो जो भी ग्रांट आ रहे हैं, जो भी असिस्टेंस आ रही है, वो किसी पर्सनल, यानी जो ट्रस्टीज हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनको अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव के लिए तो यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसमें चेक करेगा। यानी जो उस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं, हमने स्टार्ट ही उससे किया है कि अगर वो रिलीफ टू पुअर, या प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, या मेडिकल रिलीफ, या एजुकेशन, यानी इन किसी भी पर्पस के अंदर उन्होंने बनाया हुआ है तो उसी पर्पस के लिए ही, उसी ऑब्जेक्ट के लिए ही उसको यूटिलाइज होना चाहिए। इसके अलावा अगर डोनर ने कुछ स्पेसिफिक कंडीशन लगाई हुई है कि हमारी ये जो ग्रांट है वो इसी पर्पस के लिए यूज होनी चाहिए, तो वो उसी के लिए यूज होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इसमें है कि ऑडिटर ये चेक करेगा कि जितने भी फाइनेंशियल असिस्टेंट्स या ग्रांट्स आ रही हैं, वो जो डायरेक्टर हैं, ट्रस्टी हैं, वो अपने खुद के बेनिफिट के लिए उसको यूज ना करें। अब दूसरा पॉइंट है इसमें एक्सपेंडिचर में, यानी शेड्यूल ऑफ सिक्योरिटी। बेसिकली वो बताने चाह रहे हैं कि जितने भी एक्सपेंडिचर यानी आउटफ्लो ऑफ द फंड हुआ है सिक्योरिटीज परचेज करने के लिए, या इमूवेबल प्रॉपर्टीज के लिए, मूवेबल प्रॉपर्टीज के लिए, तो उसको टेस्ट चेक बेसिस पे ऑडिटर चेक करेगा। वेरीफाइंग दी कैश एंड बैंक पेमेंट्स, यानी जितने भी खर्चे हो रहे हैं, चाहे कैश से हो रहे हैं चाहे बैंक से हो रहे हैं, तो वो उसको ऑडिटर चेक करेगा। और इसके अलावा जो है स्टूडेंट्स, के कोई भी और खर्चा हुआ है एसेट इन एनी फंड, तो उसको भी ऑडिटर चेक करेगा। तो ये हमारे सारे पॉइंट्स हो गए स्टूडेंट्स एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, कि हमें क्या क्या फंड, कंट्रीब्यूशन फॉर ए स्पेशल पर्पस, जो भी इसमें स्पेशली आपको कुछ खर्चा करना था इंस्टीट्यूशन को, वो उन्होंने किस अकॉर्डिंग किया है, यूटिलाइज किया है कि नहीं किया है, और ये सारे इसमें, और प्रॉपरली अकाउंटिंग बेसिकली हुई है कि नहीं हुई है, ये सारी चीजें इसमें चेक करनी होती है। तो ये था हमारा आज का चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के ऑडिट में क्या क्या इसमें ऑडिटर देखेगा। थैंक यू।